MDH और गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। गठबंधन का पेच ऐसा है जिसमें कई सारे बंधन होते हैं लेकिन उनको सुलझाना पड़ता है और ऐसा ही कुछ फिलहाल दिखाई दे रहा है। एनडीए सरकार बनने की कवायद पूरी तरह से शुरू हो गई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार यानी 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 जिसकी बात की जा रही है वो सरकार शपथ लेगी, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारे जो गठबंधन के पेंच है वो उलझते दिख रहे हैं। हालांकि सभी ने एनडीए में पूरी तरह से अपना विश्वास जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया है। लेकिन अब जो कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, उसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। आज सुबह से ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के आला नेताओं की बैठक चल रही है और अलग अलग तरीके से जो गठबंधन के लोग हैं, जो नेता हैं, उनके साथ भी पोर्टफोलियोज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच एक खबर आती है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, उन्होंने आज अलग अलग बार बार बयान दिए मीडिया को बुलाकर। एक तरफ उन्होंने अग्निवीर योजना, जिसको लेकर सरकार ने कई बार सफाई भी दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसको लेकर के अपना पक्ष पूरी तरह से साफ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अग्निवीर को लेकर सरकार को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, जो कि अब तक विपक्ष कहता आया था। लेकिन ऐसी बात आज जेडीयू जो कि अलाई है उसकी तरफ से आ गई। दूसरी तरफ यह भी बात आती है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि चुनाव जल्द ही बिहार में भी होने हैं। उसको लेकर भी जेडीयू की तरफ से एक तरीके से डिमांड रख दी गई है। तो अब इस तरह से जो डिमांड रखी जा रही है टीडीपी की तरफ से, साथ ही जेडीयू की तरफ से, उन सब से कैसे निपटा जाएगा। और एक और चर्चा जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से निकल कर आई कि क्या वहां पर उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की कवायदें शुरू हो गई हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुछ बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे से टच में है। तो क्या एनडीए को एक्सपेंड करने के लिए कुछ और दलों को साथ में जोड़ने की कोशिशें शुरू हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी खेल ऐसा हुआ है। एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ और बयान आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार हो, शरद पवार हो, वो एक तरीके से अलग अलग सुगबुगाहट वहां पर तेज हो गई है। तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हारने वाले कई सारे बीजेपी के मंत्री और नेता अब वोकल हो गए हैं और वो बयान दे रहे हैं। कुछ का कहना है अति आत्मविश्वास की वजह से ये नतीजा आया, तो कुछ का ये कहना है कि इस पर मंथन होना चाहिए कि क्या गुटबाजी या फिर की बीजेपी की अंदरूनी घमासान ने बीजेपी की इस वक्त उत्तर प्रदेश में यह हालत बनाई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज सुबह से लेकर अब तक चर्चा में हैं और ऐसा लग रहा है जब तक कि सरकार का गठन नहीं होगा तो शायद मंथन, चिंतन और इस तरह से ये बातचीत चलती रहेगी। तो सबसे पहले जरा उन तस्वीरों और बयानों पर हम नजर डालते हैं और उसके बाद नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गठबंधन का जो पेच है क्या वो उलझ गया है या फिर कि किस तरह से अब उसको सुलझाने की कोशिशें चलेंगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जरा बयानों पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम इससे पहले कि अपने उन बयानों की तरफ जाए, लेकिन जैसा कि मैं बता रही थी कि उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चाएं ज़्यादा चल रही हैं। निरंजन ज्योति साध्वी, जिनकी तरफ से आज ये सवाल आया कि उन्होंने जो कुछ फेस किया उस सबको वो आला कमान को बताएंगी रिपोर्ट के जरिए। और दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई कि सुरेश खन्ना, जो कि वहाँ पर वित्त मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में नेताओं को ऐसा लगने लगा था और खासकर जो कैंडिडेट्स थे उनको ऐसा लगने लगा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, 400 पार आ ही रहा है। ये अति आत्मविश्वास जो है वो
लेकर डूब गया पार्टी को यहां तक, और इस पर चर्चा और मंथन होने की जरूरत है। आज शाम को बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है और एनडीए के सांसदों की भी मीटिंग है। उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, या तमाम बड़े नेता आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर यह भी खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक हो सकती है, जिसमें कि आला नेता जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनके साथ जो रिपोर्ट आ रही हैं तमाम उम्मीदवारों की, हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से या फिर कि सहयोगियों की तरफ से, उन सब पर शायद बातचीत भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की दुखती रग इस बार जो बनी है वो उत्तर प्रदेश बनी है, और उत्तर प्रदेश में पार्टी को इस तरह के प्रदर्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब अगर ये प्रदर्शन हुआ है तो उसकी क्या वजह रही, ये एक चिंता का विषय है, और शायद आने वाले दिनों में इसको लेकर मंथन भी चलेगा। तो चलिए जरा निगाह डालते हैं उन बयानों और तस्वीरों पर, और उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। जेडीयू को करानी चाहिए, अग्निवीर योजना को वापस कराना चाहिए, नहीं तो फिर देश का नौजवान माफ नहीं करेगा। हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम, तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लेंगे। कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट के चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी आज भी स्ट्रांग है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी की, जिसकी वजह से हुआ कि भाई हम आएंगे 400 पार। भाई मोदी जी ने 400 पार इसलिए कहा था कि हम दुनिया में फिर से पहचान बनाएंगे और ये जितने भी तुष्टिकरण उन्हें उठाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसको कुछ दो एक नेताओं ने ये कह दिया कि नहीं आएंगे हम तो संविधान बदल देंगे। संविधान मोदी जी ने उसका बयान देते रहे, लेकिन जो नीचे बात पहुंच गया उनके लोग हैं, तो उन लोगों ने इसको टेकअप किया और लोगों ने काम किया। तो ये वो बयान रहे जिसको लेकर चर्चा चल रही है। चलिए इन्हीं बयानों पर जरा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि गठबंधन का जो ये पेच है क्या उलझ रहा है या सुलझ चुका है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता और नेता शायना एनसी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ हेमराज राम जी जुड़ गए हैं जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ सागर देशमुख जी हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। और कुछ ही समय में हमारे साथ महेश चौहान जी भी जुड़ेंगे जो कि एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं ज़रा शायना जी शुरुआत आज आप ही से करना चाहूँगी। क्या जो गठबंधन है उसमें जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के नेताओं की जिस तरह से बयान आ रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय है या लग रहा है कि आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा?
देखिए, बार बार लोग बोल रहे हैं चिंता। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिले हैं और आप देखें तो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को 99, तो जमीन आसमान का फर्क है, 2.5 टाइम्स। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते इंडी अलायंस के पूरे गठबंधन से ज्यादा है। आज आप जानते हैं कि 300 पार हुआ है एनडीए के घटक दलों के साथ। हमें स्पष्ट रूप से जनता ने एक जनादेश दिया है और मोदी जी की लोकप्रियता, उनके 10 साल का शासनकाल, जिस ढंग से उन्होंने लाभार्थियों को मदद किया है, आप जानते हैं कि जब कोई भी नेतागण आते हैं तो बेदाग होना 10 साल बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि के साथ एक आर्थिक स्थिति से आप देखिए 11वें इकोनॉमी से 5वें से तीसरे की तरफ एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। और एनडीए की विशेषता ये है कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है, एक विजन प्लान है और एक रफ्तार से हमें जो काम करना है वो इस परिप्रेक्ष्य में कि जनहित में देश की जनता जो है उनको ना सिर्फ मोदी जी के विश्वास जो जताया है, आप देखेंगे तो 2014 में 17 करोड़ वोट्स मिले थे बीजेपी को, 2024 में 22 करोड़ वोट और इस बार 2024 में 25 करोड़ वोट। तो वोट तो बरकरार रहा है, समीकरण कभी कभार अलग होता है। आप देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो पता भी चलेगा कि बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जहां थोड़े मार्जिन से हारे। और ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम में आप 100 पे 100 आपको मार्क्स मिलेंगे, कभी कभार आपको 90 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास को मिला है। और देश की जनता ने रिपोज किया उनका फेथ मोदी 3.0 में। और हमें गर्व से ये कहना है कि अगले 100 दिन में एक स्थिर नेतृत्वशील सरकार जहां प्रगति की राजनीति हम करते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, सिर्फ उस दिशा में। ओके, हिमराज राम जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि आज जब जेडीयू की तरफ से एक के बाद एक, भले ही सीधे तौर पर नहीं लेकिन अंदर खाने थोड़ी सी डिमांड्स सी आने लगी ना कि अब हम बिहार को विशेष दर्जे की मांग भी हम फिर से पुरजोर तरीके से उठाएंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करने को लेकर के बात आने लगी। तो ये तमाम बातें जो हैं, अभी तो सरकार गठन नहीं हुआ, शपथ नहीं ली गई, ये जेडीयू को लेकर जो अटकलें थी, क्या उस पर जेडीयू खरी उतरने की तैयारी में है? देखिए, कोई अटकलियों का बाजार भले ही जैसे भी गर्म करने की कोशिश हो रही हो, किसी में कोई दम नहीं। सच्चाई ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है, हमारे नेता ने भी साफ कर दिया है और अपना समर्थन पत्र भी बैठक में सुपुर्द कर दिया है और मोदी जी के प्रति विश्वास भी जताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जरा ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि चुनाव आयोग को पहले कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आ गए तो सभी ने एक सुर में अपनी बातें जो हैं उससे चुप्पी साध ली। ये चुनाव आयोग की तरफ से ये जो डेलीगेशन है और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, जो कि राजघाट पर वो पुष्पांजलि अर्पित करने गए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष, जो कि नतीजे आने से पहले, नीरज जी, ईवीएम दोषी हो गई थी पहले से पहले ही, चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े थे, लेकिन अब तो मतलब वो सारे बयान एक तरीके से सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए दिए गए थे। फिर तो ये लगता है, देखिए, जनता को नहीं, नीरज जी, हिमराज जी रुकिए ना, रुकिए। हिमराज जी, मेरा सवाल नीरज जी से, आपने कहाँ सवाल खड़े किए थे? आप तो एनडीए के साथ है ना, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, नीरज जी ने। रीमा जी, पहले तो मेरा नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल हैं और देश के जो बुनियादी सवाल हैं, चाहे रोजगारी है, महंगाई है, के लिए जीवन आसान करने की जो स्कीम्स हैं, ये सारी बातें आज भी उसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। ये रिजल्ट आने से अभी तो कुछ बदला नहीं, बस हुआ ये कि जिस मोदी 3.0 की बात हो रही थी वो मोदी 1/3 हो गया। तो मोदी 1/3 की जो नई सरकार बनती हुई अभी दिख रही है अटकलों के हिसाब से, तो जब वो आएगी तो अब उसके सामने ये सवाल होंगे कि वो जो अग्निवीर स्कीम, जिसके ऊपर हमने तो अपना पक्ष रखा था,
लेकिन एनडीए के घटक दल जो चुप्पी साधे हुए थे, आज तो उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया कि अग्निवीर स्कीम जिसने देश को कमजोर करने के लिए अब देश के युवाओं को रोजगार ना देना पड़े, रिजर्वेशन ना देना पड़े और बाद में पेंशन ना देनी पड़े, उसके लिए जो स्कीम बनाई, घटक दलों ने सवाल उठाया है। जो महंगाई की बात है वो एज इट इज है, आज भी सिलेंडर उसी प्राइस पे है जिस पर कल था। हो सकता है मोदी 1.3 में शायद वो बदल जाए, तो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसको भी बदलना होगा। तो कहने की बात यह है रीमा जी कि सवाल 1.3 क्या है? ये 1.3 एक तो आपके सिग्नल्स का इशू है, थोड़ा सा सिग्नल्स ठीक कीजिए। 1/3 है, 1/3 क्या है? एक तिहाई। एक तिहाई कैसे होगा? 303 हो गया ना आंकड़ा एनडीए का। ये मोदी 1/3 का मतलब ये है। अरे भाई 303 एनडीए का आंकड़ा और आपका कितना है? देखिए ना मोदी जी, रीमा जी आप समझिए कि देश के अंदर जो 370 पार अपने लिए चाह रहे थे वो 270 पार नहीं कर पाए, 240 पर खड़े हैं। और दो बैसाखियों के साथ आज जो सरकार बनाएंगे तो वो तो एक तिहाई की सरकार है। चाहा तो आप भी 295 रहे थे ना, गाने के बोल दिए थे राहुल गांधी ने, वो तो आपके भी नहीं आए ना। तो चाहने की बात मत कीजिए ना, अभी तो वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी बात करनी चाहिए। चाहा कौन क्या रहा था वो आप मंथन और चिंतन का विषय। रीमा जी वर्तमान में ये स्थिति है कि इस बार जो अगली संसद होगी, अच्छा मैं आपको एक मिनट रोकूंगी, जरा हमें चुनाव आयोग जिसके मैं अभी तस्वीरें भी दिखा रही थी, एक बार आपको फिर से वहीं लिए चलते हैं और उसके बाद वापस लौटती हूँ आपके पास। नीरज जी आपकी बात कंप्लीट करूंगी उसके बाद। तो जब चुनाव पूर्ण हो गया तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे, उसको एक लिस्ट करके पूरी नोटिफिकेशन इशू करके वो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी दिया। उसके बेसिस पर अब 18th लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी हो गई और इलेक्शन का कार्य अब ख़त्म हुआ और हमने वो लिस्ट सभी नवनिर्वाचित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की महामहिम जी को देकर अपने कार्य का, अपने दायित्व का आज पटापेक्ष किया। और बापू की समाधि पर, और बापू की समाधि पे आने का एक बहुत ही एक स्पष्ट हमारे मन में वजह है। आपको याद होगा जब हमने 16 मार्च को चुनाव देश के सामने घोषणा की थी तो हमने पहले ही कहा था कि हम इस बार के चुनाव हिंसा मुक्त चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम हिंसा मुक्त करें। हमें डर भी था कि हम ये बोल रहे हैं इतने बड़े देश में जहां विभिन्न राज्य हैं, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट बापू की जो धारणा थी और उनका जो विश्वास था और उनका जो संदेश था, उससे हमें इतना आत्मबल मिला और हम ये कर पाए। आपको अवगत है कि पूरे देश में इस बार लगभग हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। जहां थोड़ा बहुत स्कर्मिशेस हुई भी हैं, वो जितनी वहाँ होती थी उसके मुकाबले नगण्य है। और आपने देखा कि LWE एरियाज़ में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मणिपुर या कश्मीर किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो जो एक जनमानस में, वोटर में एक जो विशेष वो था उत्साह, बैलेट ओवर बुलेट, यानी हिंसा की कोई भी स्थान लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से वोटर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में हिस्सा लेके बढ़ चढ़ के भागीदारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, मतलब ये विश्व कीर्तिमान बनाया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स का, मेल फीमेल दोनों, और शांतिपूर्ण, तो सभी वर्ग, सभी समाज के सभी हिस्से, सभी प्रदेश उसी तरीके से शांतिपूर्ण रहेंगे। जब इलेक्शन में उतनी शांति से काम कर सकते हैं, जब एक क्यू में खड़े हो सकते हैं सब तरीके के लोग शांति के साथ, तो निश्चित रूप से रोज़मर्रा में भी उसी तरीके से शांति से रह सकते हैं। तो यही आज हम अपने श्रद्धा सुमन, अपनी होमेज बापू को पे करने आए थे कि जिनके विश्वास पर, जिनके सिद्धांत पर हमने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया था
वो हम लगभग पूरा कर पाए। सर, चुनाव के पहले, चुनाव होने के बाद, इलेक्शन के पहले जो है तमाम सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी हो, और लेकिन नतीजों के बाद जो है हर जगह जो है खुशी है। सरकार खुश है, अपोजिशन खुश है, आप खुश है कि नहीं सर इलेक्शन कमीशन? हमें परिणाम से ज़्यादा, वैसे तो मैं बोलता हूँ हमेशा, एक्शंस रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जिसको अगर हिंदी में कहें तो परिणाम में ही प्रमाण है। सो हम भी खुश हैं, लेकिन ये देश की एक विविधता और देश की एक वोटर की, व्हाट शुड आई से, एक परिपक्वता है। दे आर सो मैच्योर्ड। थिंक ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द वोटर। उसने सारे संदेश दे दिए अपने उसमें, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जितनी भी अफवाहें फैली, उन सब अफवाहों को नकारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसने वोट की, और हमारी ईवीएम भी बच गई, उसकी भी, वो भी आज बहुत खुश है। और नतीजों के बाद ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब 6 महीने बंद रहेगा, शायद अगला चुनाव आएगा तो लगता है ना हो, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो शक के दायरे में हर चीज़ को रखते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। सो एनीवे, आज ये सब बातें करने का समय नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। चुनाव की एमसीसी भी अब थोड़ी देर के बाद हट जाएगी, और अब हमारा कार्य खत्म हुआ। अब हम अपने नए कार्य में लगेंगे जो बचा हुआ है। सर, वोटर टर्नआउट को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी जो ओवरऑल आया 65.79% का है, अभी हमने रिलीज़ किया है। ये ईवीएम का वोटर है, अभी धीरे धीरे इसमें पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से 66 से ऊपर जाएगा। जो कार्ड्स बनता है वो सब अब बनना शुरू होगा, लेकिन काउंटिंग के बाद का ये डाटा 7th फेज तक का फाइनल हो गया। अब जो छोटे मोटे इसमें चेंजेस होंगे, पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे, जिसमें 85+ का वोट जुड़ेगा, ETPBS का वोट जुड़ेगा, वो जुड़ के जरूर 66 से ऊपर जाएगा, विच इज़ ए वेरी फेयर परसेंटेज। इतिहास में 65 से ऊपर जाने का भी अच्छा प्रदर्शन किया है वोटर्स ने। अगर थोड़े शहरी लोग, युवा लोग थोड़ा और ज़्यादा जुड़ते तो अच्छा था। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा जुड़े। अब इसके बाद सर, लोकसभा के बाद अब किसकी तैयारी है? जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर का चुनाव ड्यू है। हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहाँ गए थे, उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे, और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए, उन्होंने एक लाइन देखी है वहाँ की कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया, तो अब हम जल्दी से जल्दी वहाँ उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका बहुत जल्दी देंगे। चलिए, थैंक यू। राजीव सर, जस्ट वन थिंग आई वांट। मैडम एकदम पे लाइव चल रहा है। रेडी स्टीफन, ठीक। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से एक बड़ा बयान, मेरे ख्याल से नीरज मिश्रा जी और खासकर सागर देशमुख जी, ये बयान आप दोनों के लिए है, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट तक बोल दिया था। सागर जी, मैं आप ही से जरा इसका जवाब चाहूंगी। संजय राउत लगातार इस बात को बोल रहे थे ना कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। अब देखिए क्या हुआ फिर। आ रही हूँ शहना जी आपके पास, 1 मिनट। हाँ रीमा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार मानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्यार उद्धव साहब पे बताया है, और जो जीत उद्धव साहब को मिली है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का आभार मानता हूँ। और जो विषय आपने बताया, जो आपने बोला, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से निवडणूक आयोग ने हमारी तरफ से हमारा चिन्ह लिया, हमारा पक्ष लिया, तो ये तो सवाल तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है कि उन्होंने कैसे लिया? वो तो मेरिट के आधार पर हुई ना बात, कोर्ट के आधार पर हुआ। मेरिट एक साइड में रख के आपने देखा होगा किस तरीके से शरद पवार साहब से उनका मतलब इस मैंडेट के बाद भी सागर जी आपका वो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अभी भी कर रहे हैं। हुआ है जो गलत हुआ है, उसके बाद में भी उद्धव शायना जी कुछ पूछ रही है। शायना जी कंटिन्यू। जिस तरीके से उद्धव साहब ने वापसी किया है, ना, विपक्ष को एक चीज समझना चाहिए,
हर बार इलेक्शन पे इलेक्शन वो क्या बोलते हैं, ईवीएम टैंपरिंग, एग्जिट पोल टैंपरिंग, वो यहाँ तक बोलते हैं कि देखिए संविधान टैंपरिंग। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दी है, जब सफाई सबके सामने है, बल्कि जब हम इस बार कहीं भी बहानाबाजी न बनाते हुए हमने जनता का जनादेश को स्वीकार किया है। एक कहावत है हिंदी में, जो जीता वही सिकंदर। और प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये है कि भारत में जो लोग हैं वो तय करते हैं हार जीत, और आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप एग्जिट पोल्स के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप मीडिया के ऊपर टिप्पणी करते हैं। एग्जिट पोल तो आपका महाराष्ट्र में भी अलग तरीके से बताया गया था। एग्जिट पोल में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। अब देखिए एग्जैक्ट पोल हो चुका है, तो एग्जिट पोल छोड़िए, एग्जैक्ट पोल हो चुका है अब। तो सागर जी एग्जैक्ट पोल पर तो विश्वास रखिए ना। दिया कि जनता ने मोदी जी को और भाजपा को नकारा है, ये साफ-साफ दिख चुका है महाराष्ट्र में। के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद 5 पॉइंट्स पे जवाब देती है जो पब्लिक डोमेन में है, और इसके बावजूद आप इतने बिगड़े हुए हैं कि आपकी हार की स्वीकारता न करते हुए आप डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के ऊपर, वोटर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये एक नया दौर है जहां हम सबको सीख मिली है। ओके, सागर जी जवाब दीजिए, के साथ आगे बढ़ना है। सागर जी मेरे ख्याल से मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ होता तो आपकी पार्टी को क्या मिलता? हमने स्वीकारा है और नहीं स्वीकार रहे ना, तो अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं ईवीएम पर भी और चुनाव आयोग पर भी। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता ने जो प्यार दिया है और जो मैंडेट दिया हुआ है वो तो साफ दिख रहा है, लोगों को पता है। लोगों ने जिस तरीके से उद्धव साहब से और शरद पवार साहब से जो उनका पक्ष छीना गया, जो उनका चिन्ह छीना गया, परिवारवाद में उन्होंने झगड़े लगाए हैं, इस तरीके के इस बीजेपी अच्छा सागर जी, आज सुबह से आप देख रहे हैं ना चैनल पर क्या खबर चल रही है, उद्धव ठाकरे जल्दी एनडीए में शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये अटकलें लगाने से कोई मतलब नहीं है। अटकलें तो बहुत आते हैं। अटकलें नहीं है, अटकलें बहुत आते हैं। अटकलें नहीं है, बताइए कब तक हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ये अटकलें बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप जनता को गुमराह नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो जनता आज समझ चुकी है कि जो बीजेपी ने उद्धव साहब के साथ में जो किया है, जो शरद पवार साहब के साथ में किया है, वो जनता समझ चुकी है और उसी का बदला उन्होंने जनता ने उनको तो मतलब आप लोग इंडिया अलायंस में बने रहेंगे कुल मिलाकर? कोई 100% कोई चांस नहीं है निकलने का बाहर? बिल्कुल, हम महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी के साथ में लड़े हैं और ताकत से उनके साथ में खड़े रहेंगे हम। तो मैं आपकी ये बाइट नोट कर रही हूँ, 2 दिन बाद फिर मिलेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल रीमा जी, ठीक है। नीरज जी आपको जवाब दे रहे हैं शायना जी का। नीरज मिश्रा जी बार बार फ्रीज हो रहे हैं क्या? ये कह रहा था कि देश की फिजा थोड़ी बदली लग रही है। कहां पर? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। रीमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश की फिजा जो है वो बदली लग रही है, क्योंकि आज गांधी जी की समाधि पर जाकर जो शांति का पाठ पढ़ाया गया, पिछले 10 साल में तो शायद कई लोग गोडसेवादी हो गए थे। तो ये अच्छा है कि जनता के मैंडेट ने इस देश के अंदर गांधी, जिसे सिर्फ फिल्म से नहीं जाना जाता, गांधी के विचारों से जाना जाता है, उसको दोबारा रीएस्टैब्लिश कर दिया। और मैं शाइना जी की एक बात से आज सहमत हूं। देखिए, वोट तो पड़ा है बिल्कुल मोदी जी के नाम पे और उनके काम पे, इसीलिए उनके मंत्रिमंडल के 50% से ज्यादा जो मंत्री हैं वो तो चुनाव हार गए। वो ठीक है, उनके सांसद अगर जीत के आ गए तो अलग बात है, क्योंकि मोदी 1/3 में अब वो आपको मंत्री नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो निकम्मे नकारा मंत्री जो थे, जो जनता के काम करने के बजाय देश की जनता को परेशान करने का काम करते थे, उनको स्पष्ट जनादेश मिल गया कि आप लोगों की संसद में जरूरत नहीं है, आप बैक रूम चैनल से आप जैसे मर्जी ले आइए। लेकिन देश की जनता ने समझा दिया है, एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग सरकार चाहिए। नीरज जी, आपके नेता राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 मिनट उनको सुन लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं शायना जी के पास। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया।
फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और तो राहुल गांधी ने जो बात कही, शायना जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये आईबी ने 220 कहा और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने 220 सीटें दी थी, ऐसी कोई जानकारी है क्या? मतलब और ये जानकारी राहुल गांधी तक पहुंच गई? अनम्यूट कीजिए शायना जी। जी हैंग हुआ था, सॉरी। रीमा जी, कब से राहुल गांधी खुफिया एजेंट बन गए हैं कि उनके पास कोई आईबी रिपोर्ट्स हैं जो पूरे देश की जनता के पास नहीं, सरकार के पास नहीं। देखिए, जब आप ये कंस्पिरेसी थ्योरीज स्प्रेड करते हैं ना, बहुत अफसोस होता है। हमने कहीं नहीं कहा जब जनादेश आया, हाँ हमारी उम्मीद थी कि हमें ज़्यादा सीट्स मिलेंगे। इसके बावजूद हमने क्या कहा कि 10 साल बाद जो जनता ने तय किया है कि 300 नहीं लेकिन 240 ठीक है, ये उनका जनादेश है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि खुफिया एजेंसी का हाथ है, विदेशी ताकतें हैं, ईवीएम है, एग्जिट पोल्स है, मीडिया है, कहीं भी नहीं। हमने कहा विश्लेषण करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन और चिंतन करने की आवश्यकता है। ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच। ठीक है, मैं महेश जी आपके पास आ रही हूँ और बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। महेश जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अजीत पवार के घर पर भी एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें उन्होंने अपने सारे पार्टी के लोगों को बुला लिया है। मंथन चल रहा है, गहन चिंतन चल रहा है। अजीत पवार के परफॉर्मेंस का जो भी रहा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो उठापटक चल रही है, देवेंद्र फडणवीस ने कल अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, लेकिन आपकी एनसीपी का रुख क्या है अब महाराष्ट्र में जो नतीजे आए उसके बाद?
देखिए बिल्कुल हमें तो जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमारी तरफ है। पहली बात ये जाननी होगी कि अजित पवार जी ने सिर्फ 4 सीटें लड़ी थी और उसमें से उन्हें 1 सीट पर सफलता प्राप्त हुई और एनसीपी ने 10 सीटें लड़ी थी शरद पवार ग्रुप ने और उनको 10 में से 8 जगह सफलता प्राप्त हुई। 9वीं सीट भी बहुत कम मार्जिन से हम हार गए। और आपने सुना होगा कि एक चुनाव चिन्ह था पिपाणी जिसे तुरा कहते हैं और हमारा चुनाव चिन्ह था तुरा बजात हुआ शब्द। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुए और आपने देखा होगा सुना होगा अब तक 4 लाख से ज्यादा वोट्स वो पिपाणी मतलब तुरा जिनको चिन्ह मिला था उनको गए। लोगों में गलतफहमी होगी कि ये एनसीपी का चिन्ह है। अगर ये गलतफहमी ना होती तो शायद हम 17 की सीट भी जीत जाते। तो बेसिकली जनता ने हमारे ऊपर हमारे शरद पवार साहब के ऊपर विश्वास जताया है और इसके आगे भी जब भी अभी विधानसभा के अक्टूबर में चुनाव आएंगे उसमें हमें लगता है कि हमें ऐसी सफलता प्राप्त होगी। नहीं, सफलता तो ठीक है महेश जी, लेकिन चुनाव आयोग पर तो आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे ना। मेरा सीधा एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र, ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो कर्नाटक में सरकार है उनके लिए एक बड़ी खबर है। बी नागेंद्र इस्तीफा देंगे क्योंकि एससी निगम फंड घोटाले का जो मामला था उसमें भाजपा की तरफ से उनके इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही थी और एससी निगम फंड घोटाले मामले में क्योंकि इनका नाम था तो कर्नाटक सरकार में ये आदिवासी कल्याण मंत्री है बी नागेंद्र, जिनकी ओर से अब इस्तीफे की पेशकश की गई थी और अभी खबर साफ हो गई है कि वो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उनसे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं मांगा है, वो खुद ब खुद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जरा उनके पास जाते हैं। आयशा, कर्नाटक में जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी के निशाने पर कई सारे घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनमें से एक बड़ा मामला जिसमें ऐसा लग रहा है बीजेपी की जीत होती दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल रीमा, आज सुबह से लगातार बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरा था और आज राजभवन तक बीजेपी का एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ, राज्यपाल से मिले थे आज बीजेपी का एक डेलीगेशन भी। तो उसके बाद ये बात सामने आई कि नागेंद्र को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनके दफ्तर बुलाया था और उनसे लंबी बातचीत हुई है और अब नागेंद्र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने तय किया है कि आज शाम 7:30 बजे वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप देंगे। देखिए कितनी शर्म की बात है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उन पर कोई दबाव नहीं था इस्तीफा देने के लिए, लेकिन वो खुद अपने आप इस मामले में अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस मामले को सरकार को घेरती रही क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्कैम कर्नाटक में सामने आया और पूरे सबूतों के साथ बीजेपी के पास इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई कारण थे। देखिए 187 करोड़ का ये मामला है जिसके बाद 10 बेनामी अकाउंट बनाए गए और इन 10 बेनामी अकाउंट में 80 करोड़ रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए, जिसके चलते इस निगम में काम करने वाले एक अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली और उसको इस पूरे मामले में फंसाया जाने की शंका हो रही थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पूरे मामले को उठाया, लगातार दबाव बनाए रखा कर्नाटक सरकार पर और बीजेपी में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सुबह ही कह दिया था कि ये जो है बीजेपी की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन रहेगा लगातार तब तक चलेगा जब तक इस पूरे मामले को सीबीआई को नहीं सौंप दिया जाता। तो बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी ने पहला विकेट लिया है और ऐसे में बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर कर्नाटक सरकार को घेरती रहेगी। ठीक है आयशा, थैंक यू इस जानकारी के लिए। और नीरज जी, हमारी सहयोगी आयशा खानम ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बहुत ही शर्मनाक है ये। कर्नाटक से कितने दिन हुए आपकी सरकार बने हुए और यही वो बात है भ्रष्टाचार की मुहिम उसके खिलाफ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी जीत के बाद ये कहा कि आने वाले 3rd टर्म में भी सबसे ज्यादा गाज जो है वो भ्रष्टाचारियों पर ही गिरेगी। तो नीरज जी जरा इस खबर पर थोड़ा सा बताइए, कर्नाटक में शुरुआत हो गई है। रीमा जी 30 सेकंड का समय दीजिए क्योंकि ये देखिएगा कि कैसे 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ जिसके एवज में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा दे दिया गया, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। इस देश ने यह भी देखा कि गृह राज्य मंत्री जो हैं देश के टेनी जी, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनका इस्तीफा नहीं हुआ।
और बृजभूषण जी की तो बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में एक ये एलिज्ड मामला सामने आया तो आज से 6 दिन पहले इसमें एसआईटी तो हमने खुद बनाई और आज भी नैतिकता के आधार पे उस मंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब उसके अंदर जब जांच होगी, वो आगे जो कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं कि उनके नाक के नीचे घोटाले, उनके नाक के नीचे अपराधी उनके कैबिनेट में रहते हैं और वो कुछ नहीं करते। हमारी सरकार तो इतनी सजग है। नीरज जी, नैतिकता के आधार पर धड़ल्ले से आपके मंत्री कह रहे हैं कि मुझसे इस्तीफा मांगा नहीं गया, ना ही आला कमान ने मांगा, ना ही मुख्यमंत्री ने मांगा, तो ये सही लग रहा है आपको नैतिकता? तो रीमा जी, हाँ, तो रीमा जी, जब उस मंत्री ने ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया तो उससे क्या इस्तीफा कौन मांगेगा? आप कभी सुनती भी हैं, आप क्या बोलती हैं? मैं आपके साथ हमेशा डिबेट करता हूं, मुझे लगता है आप एक टेप रिकॉर्डर पीछे से लेके आती है, ऊपर से आपको कोई चिट्ठी दे देती होगी। रीमा जी, आप अपना मजाक बनाने के लिए आप जो रोज टीवी पर बैठ जाती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप बताइए मुझे एक बात, जिस आदमी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया उससे क्या इस्तीफा मांगा जाएगा? अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने जब एसआईटी कर दी, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछ लेती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या किया उन्होंने, टेनी के मामले में क्या किया, बृजभूषण के मामले में क्या किया? रीमा जी, दिक्कत ये है, ये चश्मा जो बदलना था ना 4 तारीख को, वो लगता है आधा ही बदला है, साल 6 महीने में दोबारा बदल जाएगा। लेकिन नीरज जी, दिक्कत ये है कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं के साथ 4-6 महीने रुक जाइए, वो चश्मा जो आधा बदला है ना, वो आपका पूरा आधा बदल जाएगा। बोलना है आपको। आपने सुना कि मैंने आपसे क्या कहा? रीमा जी, आपने सुना हमारी सहयोगी आयशा खानम ने क्या कहा? उसने कहा, एक मिनट, उन्होंने वहां से फोन पर क्या बोला आपने सुना? आपको सुनाई दिया कि मुख्यमंत्री ने आज उनको बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने ये बाइट दी मीडिया में आकर। आपने नहीं सुना, सुनिए पीसीआर का कुछ प्रॉब्लम होगा, एक तरफा बातें मत कीजिए इस चैनल पर बैठ करके, एक तरफा अनसुनी बातें मत कीजिए। तो सिर्फ वो जो ऊपर से चिट्ठी आती है ना, जोशी जी की जो चिट्ठी मिलती है, सिर्फ वो जोशी जी की चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी किसको दी जाती है? यहाँ पर कौन सी क्या चिट्ठी आती है वो पूरे देश ने देखा, और इस बार जो मैंडेट दिया वो आप लोगों की बदमाशी और कारिस्तानी पे भी दिया कि डीडी न्यूज जैसा। अगर आप होमवर्क करके आए तो थोड़ा सा सुनिए और जवाब दीजिए मुझे। आप जो यहाँ पर बैठ करके शुरू से लेकर अब तक बोल रहे हैं ना कि सरकार को कितने वोट मिले, आप इतनी हिम्मत रखिएगा सरकार को कितने वोट मिले, सरकार को ये हुआ, सरकार को वो हुआ, नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले, टैक्स पेयर के पैसे पे चलने वाला चैनल है, आप जवाब ले लीजिएगा। इतिहास पढ़ के आया करिए, आंकड़े लेकर आया करिए और तब बात किया कीजिए। के आधार पे बात होगी, चलिए रखिए आप अपने आंकड़े, रखिए आप अपने आंकड़े रखिए। पिछले 35 साल में किस पार्टी ने अपने दम पर 240 सीटें लगातार 3 बार, लगातार 10 साल के अंदर लेकर के आया? बताइए, कांग्रेस पार्टी कितनी बार लाई थी 35 साल में? बताइए, आंकड़े हैं आपके पास? रीमा जी ये बताइए कि पिछले 5 साल पहले, सुनिए अब सुनती जाइएगा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर अब आंकड़ों पे बात करते हैं ना। रीमा पराशर, अगर नहीं सुनना है, टैक्स पेयर के पैसों को बर्बाद करना है तो इस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। अगर सुनना है तो तमीज से सुनिए, इस तरीके से बात नहीं होगी। आपको अगर सुनना है, जवाब चाहिए तो अब आंकड़े लीजिए। 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अब आंकड़े लीजिए, 2019 में नरेंद्र मोदी बनारस से जीते 5 लाख से, और इस बार चुनाव जीत रहे हैं 1.25 लाख वोट से। इनको वोट मिले पिछली बार 37.4%, इस बार 36.9%। आपको अपने आंकड़े तो मालूम नहीं। 2019 में 330, 2024 में 240, ये आंकड़ा है। वो जो चश्मे का आधा लेंस बदला है ना, वो पूरा लेंस बदल जाएगा। इस देश के अंदर सशक्त विपक्ष है कांग्रेस के नेतृत्व में, और इस देश की सरकार को जो भी बनने जा रही है उसको हमेशा आईना दिखाएंगे, और उन इंस्टीट्यूशन को जो टैक्स पेयर के पैसे पे चलते हैं उनको हम आईना दिखाएंगे। रीमा पराशर, आपका रोज मजाक बनता है। 5 की पंचायत जिस दिन करने आती है, देश की जनता सोचती है कॉमेडी शो चलाती है। देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसों को मत कर दीजिए, मत करिए वेस्ट। कोई प्राइवेट चैनल होता ना तो हम उसको बताते कि कैसे चंदे का धंधा है। टैक्स पेयर के पैसे को तो बर्बाद मत करिए। रीमा पराशर जी, आपके मंच के ऊपर आने की हम जब हिम्मत रखते हैं, सुनिए ना, मैं सब सुन रही हूं, लेकिन आपको सुनने का धैर्य नहीं है।
रीमा पराशर आपको जी, सुनने का मैं तो धैर्य पार्टी नहीं का है। प्रवक्ता हूँ, सुनिए। आपको सुनने का धैर्य नहीं सुनिए है ना, नीरज आप जी। कुछ नहीं सुनना चाह रही। आंकड़े हैं नहीं आप आपके ये नहीं पास। मानना चाह रहे कितनी कि सीटें आई नरेंद्र वो मोदी नहीं जो पता। है वो 1/3 की जो 1989 से अब सरकार तक के है आंकड़े मैंने उसमें बताए, 1/3 फिर भी वोट मजाक से ही मेरा बन जीते रहा है हैं। भाई वाह। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए, सुनिए रीमा पराशर, रीमा मेरा नाम पराशर, बार-बार लेने से अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लेते वहां रहिए, जो सबको बैठकर पता है जो मेरा आंकड़े नाम। समझाने की कोशिश कर रही है वो देश की जनता ने समझ लिया। इस बार के रिजल्ट ने आंकड़े ये नहीं समझा बताया दिया आपने। कि यहाँ पर जो नीरज लोग उस मिश्रा जी सरकार के ऑन पक्ष में रिकॉर्ड। माहौल बना रहे थे चलिए, मैं उन इस चैनल सबकी पर छुट्टी कर दी गई है। मैं अपने आपको शो के आंकड़े माध्यम से बता दिए दर्शकों को गए हैं। बताना चाहती हूँ कि रीमा कांग्रेस पराशर पार्टी जी, के ऑफिशियल आप प्रवक्ता देखिए, इनको ना मुझे तो लगता पार्टी है का आपका इतिहास चश्मा पता बदलेगा है, 6 ना महीने के इनको अंदर। पार्टी की सीटें कितनी आई है वो पता है, 1989 में कितनी सीटें थी रीमा उनके पराशर टिप्स जी, पर ये बात नहीं है। मैं फिर आपके उसके मंच बाद पे से लेकर बोलूंगा अब कि तक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा तो वो वोट अच्छा लेकर नहीं आई है लगेगा। वो भी उनको नहीं डीडी पता, न्यूज़ पर नौकरी लेकिन किस उनको तरीके सिर्फ से लगती मीडिया है पर समझ हमला करना लीजिएगा। है, सिर्फ मीडिया इस पर हमला तरीके से करना बात नहीं है। ये होती ट्रिक है। यहाँ नहीं चलती, ये ट्रिक यहाँ नहीं चलती। आपके सहयोगी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आपके सारे सहयोगी मुस्कुरा रहे हैं आपकी हालत देखकर। नीरज मिश्रा, सुनिए नीरज ना, मिश्रा सुनिए आपकी ना, हालत देखकर सब हंस रहे हैं। मैं आपके बहुत मंच पे, दर्दनाक हालत है आपकी मैं इस वक्त। आपके मंच पे डीडी न्यूज़ पर नौकरी कैसे लगती है और रीमा पराशर का जो कॉमेडी शो 5 बजे चलने लगता है वो आपको रोज देखने के लिए जब मिल जाता है ना तो हंसी किस पे आती है वो सबको पता है। आप तो नीरज जी, ये आप समझा दीजिए मर्यादा देश को पार कर रहे कि हैं। मोदी 1/3 जो है इसके अंदर कोई साख नहीं नीरज बची जी, है। नीरज जी, इस विपक्ष का तरीके से मतलब बात नहीं नहीं होती है है रीमा कि जी। झगड़ा आप करना, अपने एक सक्रिय एजेंडा रूप पर से चलते आप रहेंगे, इस टिप्पणी तरीके से कीजिए। नहीं है। महिला के प्रति नीरज मिश्रा, ऐसे इस बात तरीके नहीं से बात नहीं चाहिए। चलेगी। आप शर्मा आंकड़ों जी, पर बात आपकी करेंगी, आप पार्टी की आंकड़ों पे लिस्ट में बात मुझे करिए। बतानी पड़ रही है आप जब आपको, लेकिन आप पर्सनल एक कमेंट शब्द नहीं करेंगी बोल तो पा इस रहे तरीके से अब फ्री आप एक पास नहीं शब्द नहीं मिलेगा। बोल पा रहे हैं कि रीमा आपकी पार्टी पराशर की अब हिस्ट्री आपको फ्री क्या पास रही नहीं है। मिलेगा। नरेंद्र कल मोदी बीत को गए, वो कोसने 10 साल से का अगर न्यायकाल आपकी खत्म पार्टी हो का गया। इतिहास अब आपको ना पता लग संसद जाता है पर तो और आप ना टीवी कोसिए, पर लेकिन आंकड़ों किसी के एक आधार पर आदमी बात की वो कीजिए। नहीं चलेगी। आप समझिए इस बात आंकड़ों को। के आधार पर बात किया क्या मैं कीजिए, कुछ होमवर्क बोल करके सकती आया हूँ कीजिए, अभी? रीमा इतिहास जी, आप पता अपने करके आंकड़े आया खोल के रख कीजिए। लीजिए और यहाँ आंकड़े बैठ पे कर रीमा बहस जी, कर किसी को भी लीजिए। कुछ बोलने और शायना पीछे जी, अपनी जो आपका रीमा रिसर्च जी, डिपार्टमेंट हो रीमा उसको भी जी, बिठा दीजिए। नीरज जी का ये मोनोलॉग बंद हो तो कोई और बात करे। कांग्रेस के प्रवक्ता को पता भी नहीं कि एक महिला एंकर के साथ कैसे पेश आना। ये कहना कि ये एक कॉमेडी सर्कस है, उनके फैंटेसी लैंड में ये कॉमेडी सर्कस लगता होगा क्योंकि उनके नेता सिर्फ फैंटेसी हॉलीडेज के बारे में सोचते हैं और फैंटेसी इलेक्शंस। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बार बार संविधान को लेके वो टिप्पणी करते हैं, मोदी जी के ऊपर बयानबाजी। आपको पता है 106 बार जो अमेंडमेंट्स आए हैं प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया कि इसमें से 80 बार कांग्रेस के शासनकाल में अमेंडमेंट्स हुए थे संविधान को लेके। हमने जब संविधान में अमेंडमेंट्स लाए तो कौन से मुद्दे पे? आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति बंधन, ट्रिपल तलाक, सीएए, ऐसे गंभीर मुद्दे पे ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना चाहिए, बच्चों तक प्रियम्बल लेके जाना। बहुत ही ज्यादा इस कॉमेडी फैलाते हैं शो। शायना जी, एक मिनट। नीरज मिश्रा ने माइक हटा दिया है, नीरज मिश्रा ने अपना ईपी हटा दिया है। सवाल पूछा गया था 1989 से अब तक का, मैं इतिहास पूछ रही थी कि जरा बता दीजिए कितनी सीटों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी कितनी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और कितनी बार बीजेपी लगातार कंटिन्यूटी में 3 बार कितनी सीटें लेकर आई, लेकिन वो उनको बताना नहीं था। मीडिया पर लगातार हमला करना था, एंकर पर हमला करना था और उसके बाद अभी देख लीजिए फोन पर बात कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे होंगे अपने आला कमान से। लेकिन खैर, इन सब बातों का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस शो में होमवर्क करके आती हूँ और जो मेरे गेस्ट होते हैं वो रिसर्च के आधार पर बात करते हैं। ऐसे हल्के में सिर्फ कुछ वन लाइनर्स दे करके टीआरपी लेने के लिए ये शो नहीं होता। शायना जी बोलिए, कंटिन्यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी एंकर को कहना कि आपका कॉमेडी शो है, ये घमंड और एक ढंग से एरोगेंस है। हम सब मानते हैं कि हार जीत में हम भी चाहते थे कि हमें ज्यादा सीट्स मिले, लेकिन हमने कभी भी टिप्पणी नहीं की है मीडिया के ऊपर या कोई एंकर के ऊपर या कोई शो के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के पास ये भी तमीज नहीं कि वो सोच समझ के कहें। ये कहना कि 5 का शो रीमा जी का कॉमेडी सर्कस है, मुझे लगता है कि बहुत ही निंदाजनक है और इसको कंडेम करना चाहिए। और मैं एक ही बात करना चाहती हूँ यहाँ, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव को लेके पूछा कि आते हुए दिन में क्या होगा। मैं सिर्फ आपको आश्वासन दूंगी कि लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी में
वो 3.0 में 5 साल लगातार काम करेंगे और देश हित जनहित में प्रधान सेवक के रूप में। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और सागर जी और महेश जी और हिमराज जी वेट कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और मैं जरा सागर जी और महेश जी आप दोनों का रुख करूंगी, क्योंकि जिस बात को लेकर आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी, जिसको 99 सीटें लाने का इतना बड़ा एक तरीके से, मुझे तो अब ये लग रहा है जिस तरह से शो में बोलकर गए हैं, अभी गए क्या है, हमने उनको हटा दिया है क्योंकि सीरियसली वो शो को ले नहीं रहे थे। मैं जो आंकड़ा दे रही थी सागर जी, वो आंकड़ा ये है 1989 से अब तक का आंकड़ा, क्योंकि लगातार आप लोग नरेंद्र मोदी, बीजेपी और कितनी सीटें और क्या सब पर आप बात कर रहे हैं, तो ये आंकड़े पर नजर डालना जरूरी था। 1989 में 197 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की, 1991 में 232 सीटें आई, उसके बाद आई है 2004 में 145 सीटें और 2009 में 206 सीटें। ये हाईएस्ट था कांग्रेस पार्टी के लिए। 2014 में बीजेपी की 282, 2019 में 303 और इस बार 240। तो वो पार्टी जो लगातार इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, कम से कम सीटों को लेकर, और जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हट जाना चाहिए, मतलब किस आधार पर ये बातचीत चल रही है सागर जी? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतिहास में क्यों जा रहे हो? इतिहास में नहीं इतिहास जाना? में बार बार बीजेपी की तरफ से ही इतिहास ही दोहराया जाता है। आज जो हम जी रहे हैं उसमें आप बोलिए ना, आज ये दिख रहा है कि मोदी जी को जनता ने नकारा है। कैसे नकारा? 400 पार की बात कर रहे को कैसे थे, कहते हैं? जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज वो कहां पे आके खड़े हो चुके हैं। आज महाराष्ट्र की अगर आप बात करोगे तो महाराष्ट्र में मैंडेट आपको दिख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को और भाजपा को नकारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही जानना चाहती हूँ सागर जी, मैं नहीं समझ पा रही। रीमा जी, जहां किसको कहते हैं? 303 सीटें एनडीए के पास है, इसको नकारना कहते हैं क्या? जहां पे मोदी जी ने सभाएं ली, वहां के लोगों ने उन्हें नकारा है। 19 जगह उन्होंने सभा लिया है, 14 जगह पे भाजपा हारी है। सर, आप गलत नैरेटिव चला रहे हैं फिर देश में। नहीं, गलत नैरेटिव का सवाल नहीं है। फिर देश में चला रहे हैं। आप देखिए, एनडीए के पास 303 सीटें हैं, बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन आप बार-बार एक नैरेटिव चला रहे हैं कि जनता ने नकारा, जनता ने नकारा। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को नकारा है। कैसे नकारा? जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के जनता ने नकारा है, ये आपके सामने है। आप ये नहीं बोल सकते कि नैरेटिव आप अलग ये करना चाहते हैं। नैरेटिव आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए ना, किस तरीके से आंकड़े आपके महाराष्ट्र ये के सामने हैं। महाराष्ट्र का स्टेट असेंबली इलेक्शन नहीं था ना सागर जी, ये देश का चुनाव था। देश ने सीटें चुनकर दी हैं, देश की सरकार बन रही है। जब महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन होगा तब आप ये बात कहिएगा तो समझ में आएगी। लेकिन ये देश का चुनाव था ना भाई। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से मोदी जी बोल रहे थे या भाजपा के लोग बोल रहे थे कि 400 बार, अब की बार 400 बार, कहाँ गए उनके 400 बार? चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और 2 मिनट में सब खत्म करना होगा। मैं आती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए।
चलिए फाइनल कमेंट मैं लेती हूँ महेश जी। जनादेश को स्वीकारना कब शुरू करेगा ऑपोजिशन? मैं ये नहीं समझ पा रही, जल्दी से। महेश जी आवाज आ रही है? नहीं, फिर से पूछेंगे। जनादेश को कब स्वीकारना शुरू करेगा इंडी गठबंधन? कि बीजेपी की 240 सीटें हैं, एनडीए 303 पर पहुंच गया है, जनता ने आदेश यहां दिया है। रीमा जी, जनता का आदेश हम लोग बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। और अभी मुझे आपको एक बात बोलनी है, आप इंडी गठबंधन बोलते हैं, हम भी एनडीए को एनडी गठबंधन कह सकते हैं। सही बात है। तो एनडी गठबंधन चुनाव निकल गया, ये इंडिया खत्म नहीं हुआ, पूरा चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, नई सरकार भी बन रही है। ये इंडी और एनडीए और इंडिया, ये जो आपके बीच की लड़ाई थी ना, खत्म नहीं हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े। समय नहीं है महेश जी, समय नहीं है, सॉरी समय नहीं है, यहीं शो खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही, और लगातार हम आपको जब तक सरकार नहीं बनती और उसके बाद भी जो चैलेंजेस हैं या फिर कि जो भी कुछ होगा मोदी 3.0 में, उस सब के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।